हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लेट प्रेप। क्लेट प्रेप में आप सभी का स्वागत है। आज है 22 अगस्त 2024 और जैसा कि आपको पता है कि हम डेली न्यूज एनालिसिस करते हैं और उसके साथ साथ 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करते हैं। तो चलिए उसी सीक्वेंस में कंटिन्यू बढ़ते हैं। आज है 22 अगस्त, ठीक है। आज के दिन हमारे हिस्ट्री में क्या हुआ था, तो अगर डे की बात की जाए तो ऐसा कोई इंपॉर्टेंट डे तो नहीं है आज जिसको हमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद करना पड़े, लेकिन हाँ, आज के दिन हिस्ट्री में ऐसा क्या हुआ था तो ध्यान रखना। आपने गांधी जी के बारे में पढ़ा होगा, है ना। जो गांधी जी हैं, यानी कि मैं गांधीयन फेज की अगर बात करता हूं, जो कि हमारा कब से कब तक है इंडिया में, 1917 से 1947 तक। इससे पहले आपने पढ़ा होगा कि गांधी जी कभी ना कभी भारत आए भी होंगे। तो किस दिन भारत आए थे, तो 9 जनवरी 1915, और इसीलिए 9 जनवरी को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं, तो आप सभी को पता होना चाहिए एनआरआई डे हम उस दिन सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि गांधी जी जो थे परमानेंटली अपना सब कुछ लेकर इंडिया में आ चुके थे। इसलिए हम इस दिन को एनआरआई डे के नाम से भी सेलिब्रेट करते हैं। अब समझना 22 अगस्त को ऐसा क्या हुआ था कि सबसे पहला क्वेश्चन आता है, गांधी जी गए कब थे, तो गांधी जी 1893 में गए थे साउथ अफ्रीका। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि अफ्रीका क्यों गए थे, तो याद रखना एक ट्रेडर था जिसका नाम था दादा अब्दुल्ला। तो दादा अब्दुल्ला का केस लड़ने के लिए वहां पर जाते हैं, और जब केस लड़ने के लिए जाते हैं तो वहां पर जब ये पहुंचे तो ये बेसिकली क्या कर रहे थे, ट्रेन से जा रहे थे। इन्होंने डरबन से चलना स्टार्ट किया और ये जा रहे थे प्रिटोरिया के लिए, ठीक है, डरबन टू प्रिटोरिया। और रास्ते में एक रेलवे स्टेशन पड़ता है जिसका नाम है पीटर मैरिजबर्ग रेलवे स्टेशन, और उस पीटर मैरिजबर्ग रेलवे स्टेशन के ऊपर यहाँ पर दो ब्रिटिशर्स देखते हैं कि यार ये काला आदमी कैसे ट्रेन में बैठा है, और वो भी फर्स्ट एसी में, क्योंकि अफ्रीका के अंदर आपने देखा होगा रेशियल डिस्क्रिमिनेशन बहुत होता था, रंग भेद जिसको हम कहते हैं, काले गोरे का भेद। तो वहां पर जो वहां के जो ब्लैक पीपल है उनके साथ क्या होता था, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता था, और गांधी जी का कलर थोड़ा ऐसा ही था। उनको लगा कि यार ये गांधी यानी कि ये आदमी कैसे हमारे फर्स्ट एसी में आ गया। उन्होंने क्या किया, गांधी जी को उठाया और ट्रेन के बाहर फेंक दिया, ट्रेन से धक्के मारकर निकाल दिया। तब गांधी जी ने कसम खा ली कि मैं भी इनको ऐसे ही धक्के मार के निकाल दूंगा। तो जो वहां पर कलर डिस्क्रिमिनेशन होता था, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता था, उसको खत्म करने के लिए आज ही के दिन गांधी जी ने क्या किया था, याद रखना, 22 अगस्त 1894 को वहां पर एक कांग्रेस एसोसिएशन की स्टार्टिंग की थी जिसका नाम था नटाल इंडियन कांग्रेस, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए नटाल वहां पे एक जगह का नाम है, सिंपल सा, ठीक है। तो आज ही के दिन उसकी क्या हुई थी, फॉर्मेशन नटाल इंडियन कांग्रेस की। तो वो हिस्टोरिकल डे के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको थोड़ा सा याद रखना। हालांकि ये सब चीजें हम हिस्ट्री में, मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ लेते हैं, ठीक है। और गांधी जी ने वहां पर एक न्यूज़पेपर भी चलाया था जिसका नाम क्या था, इंडियन ओपिनियन। क्या नाम था उसका, इंडियन ओपिनियन। और गांधी जी ने वहां पर एक आश्रम भी बनाया था जिसका नाम क्या था, फिनिक्स आश्रम। क्या नाम था उसका, फिनिक्स आश्रम, ठीक है। और गांधी जी ने यहां पर भारत में आने के बाद कौन सा आश्रम बनाया था, तो याद रखना आपका साबरमती आश्रम। कौन सा, साबरमती आश्रम, जो कि कुछ दिन पहले न्यूज में भी था, तो उसको पढ़ लेना क्योंकि उसके रिनोवेशन की बात की गई थी। आप लोगों का घर से क्वेश्चन ये है, पहला क्वेश्चन, कि मुझे बताना कि गांधी जी ने इंडिया में आने के बाद कौन कौन से न्यूज़पेपर्स की स्टार्टिंग की थी, कितने उनके न्यूज़पेपर्स थे, कौन कौन से ईयर में वो आए थे। तो आपके हिस्ट्री का एक छोटा सा चैप्टर भी तैयार हो जाएगा इससे, ठीक है। अब चलते हैं आज के पहली न्यूज के ऊपर। पूजा खेड़कर, देखो ये नाम आपने बहुत बार सुना होगा, ठीक है। यूपीएससी पिछले 2 महीनों से न्यूज में आए जा रहा है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करना। हुआ क्या, ये जो पूजा खेड़कर है ना, जो आपके सामने दिख रही है, ये दिखने में इतनी शरीफ दिख रही है, इतने बहुत तगड़ा फ्रॉड किया है इसने। 2021 में, 2022 में, 2023 में 3 बार इसने यूपीएससी का पेपर लिखा, ठीक है, पेपर अटेम्प्ट किया, तीनों बार नाम बदल के। जब लास्ट टाइम जब इसका सिलेक्शन कैसे करके कुछ क्राइटेरिया में हो गया, तो इसने अपने आप को डिसेबल दिखा दिया। इसके मम्मी पापा एक साथ रहते हैं, कोई डाइवोर्स नहीं हुआ, इसने उनका डाइवोर्स दिखा दिया। हर तरीके से इसने बेनिफिट लेने की कोशिश की जो सरकार की तरफ से मिलती है, और अल्टीमेटली ये क्या हो गई, आईएएस बन गई। और यानी कि ये किस में थी, प्रोबेशन पीरियड में थी, यानी कि ट्रेनिंग में थी। और वहां पर ये कुछ ऐसी हरकतें करती है कि ये जो अथॉरिटीज थी उनके नजर में आ जाती है। बाद में जब केस के ऊपर केस चलते हैं तो पता चलता है कि इसने तो बहुत बड़ा फ्रॉड किया हुआ है। अब ये न्यूज इसलिए बन गई कि यूपीएससी ने दिल्ली हाई कोर्ट को आगे से बोला है कि भाई इसको जब ये एंटीसिपेटरी बेल, देखो बेल 2-3 तरह की होती है ना। एंटीसिपेटरी बेल क्या होती है कि जब आपके ऊपर केस हो जाए और आपको पता है कि आपको अरेस्ट करने वाले हैं, तो उससे पहले, अरेस्ट करने से पहले आप बेल के लिए अप्लाई कर देते हो।
तो इससे यूपीएससी ने रिक्वेस्ट की है हाई कोर्ट से कि भाई इसको एंटिसिपेटरी बेल मत दे देना, इसको अरेस्ट करके रखो, इससे सारी बातें निकलवाओ और इससे ये बात पता करो कि इसने कैसे करके इसने इतना बड़ा फ्रॉड कर दिया, क्योंकि इसमें इंटेरोगेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये किसी एक दो इंसान के बस की बात नहीं है। अगर लूप होल्स का बेनिफिट उठाया गया है और जबरदस्ती लूप होल्स क्रिएट किए गए हैं तो कोई ना कोई पूरी की पूरी अथॉरिटीज इसके अंदर हो सकती है। तो ये बस न्यूज में आ गया। तो आपसे दो बातें आपको पता होने चाहिए। यूपीएससी हम पढ़ चुके हैं, मैंने कई बार कहा है हमारे डेमोक्रेसी का पिलर होता है, आर्टिकल 315 में इसके बारे में लिखा है। यूपीएससी कब बना था तो मैं दोबारा से आपको समझा देता हूं एक बार। यूपीएससी की फॉर्मेशन कब हुई थी? 1926। कौन से कमेटी की रिकमेंडेशन पे? याद रखना, ली कमीशन की रिकमेंडेशन के ऊपर ये बनता है, ठीक है। उसके बाद ध्यान रखना, चलो मुझे कमेंट करके बताना हु इज द करंट चेयरमैन ऑफ द यूपीएससी, आपका क्वेश्चन है, ठीक है। अब एक बात समझना, यूपीएससी के मैं बेसिकली ये कह सकता हूं आपसे कि इसमें हुआ क्या, इसने हाई कोर्ट से कहा कि भाई इसको क्या नहीं देना, एंटिसिपेटरी बेल। तो एंटिसिपेटरी बेल कौन से में? सेक्शन 438 सीआरपीसी में लिखी हुई है, इस बात को ध्यान रखना। और इसने इतना बेनिफिट उठाया कि इसने अपने आप को ओबीसी भी दिखाया, नॉन क्रीमी लेयर भी दिखाया इसने, जबकि क्रीमी लेयर किसे भी ऊपर आती है, यानी कि क्रीमी लेयर में ही आती है बेसिकली, समझ गए। तो इससे रिलेटेड जितना मुद्दा आज तक हमने पढ़ा है उन सारों को एक बार प्लीज कवर करने की कोशिश करना, क्योंकि बार बार यूपीएससी न्यूज में आ रहा है तो इस आपसे एग्जाम में पूछने के चांसेस बनते हैं, ठीक है। अब उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे सामने 151 MPs MLAs have declared cases related to the crime against women। देखो, हम कहते हैं एक तरफ हम कहते हैं कि हम हमारा दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डेमोक्रेसी है, ठीक है, दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन हमारे यहाँ पर सबसे ज्यादा लूप होल्स भी हैं। वो लोग जो संसद में बैठकर, पार्लियामेंट में बैठकर कानून बनाते हैं, जिनके लिए तुम अभी कोलकाता, जो अभी आपका बंगाल, वेस्ट बंगाल रेप केस हुआ है, जितने भी केस होते हैं क्राइम अगेंस्ट वुमेन की मैं स्पेशली बात कर रहा हूं, तुम जिनसे ये उम्मीद करते हो कि वो लोग तुम्हारे बच्चियों को बचाने के लिए, तुम्हारी बहनों को बचाने के लिए क्या करेंगे, कानून बनाएंगे, वो लोग जो वहां बैठे हैं उन लोगों के अंदर से मैक्सिमम लोग ऐसे जिनके ऊपर पहले से वो केस चल रहे हैं। तो तुम कैसे इस बात की उम्मीद कर सकते हो कि वो लोग हमें बचाने के लिए ऐसा करेंगे? जैसे लेटेस्ट एग्जांपल मैंने आपसे दिया था, राम रहीम को लास्ट ईयर पंजाब इलेक्शन था, तब उसको बेल दे दी गई थी, पैरोल दे दी गई थी। अभी हरियाणा में इलेक्शन 1 महीने बाद, तो 21 दिन की पेरोल पर वो बाहर बैठा है। तो अल्टीमेटली तुम किस सरकार से ही उम्मीद कर रहे हो कि हमें ये जो रेप केस होते हैं इनके लिए कुछ चाहिए? तो मैं तो कहता हूं कि SC ST का रिजर्वेशन के लिए जो तो कल तुम लोगों ने भारत बंद किया था ना, इसको तो बाद में कर लेना, पहले रेप केस के लिए 1 हफ्ते के लिए, 1 वीक के लिए भारत बंद कर दो। अगर ना कानून अच्छे आ जाए, ना ये सारे के सारे मिनिस्टर जो इसमें लिखा हुआ है 151 MPs, ये इसका कहना है वो अलग है, मैं मेरी राय दे रहा हूं, ठीक है, कि इसमें 151 MPs MLAs जितने भी है, अगर मैं बात करता हूं भारत में तो 755 MPs, ठीक है, 776 में से 4033 में से 3938 MLAs, इन सभी के ऊपर एक सर्वे किया गया और पता चला हमें कि इनमें से टोटल 151 लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर रेप चार्जेस और ये सब लगे हुए हैं, क्राइम अगेंस्ट वुमेन। तो तुम किससे उम्मीद करते हो कि वो लोग हमें बचा लेंगे? बात समझ में आ रही है? बेसिकली तुम लोगों ने दूध की रखवाली के लिए बाहर बिल्ली को बैठा रखा है, ऐसे हालात हो रखे हैं। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्या है न्यूज समझ में आ गई होगी आप लोगों को। टोटल MP कितने हैं तो आपको पता होना चाहिए, एक होता है लोकसभा, एक होती है राज्यसभा। लोकसभा में कितने होते हैं? 543, 2 तो हटा ही दिए, आप लोगों ने खूब पढ़ा है। राज्यसभा में कितने होते हैं? 245, लेकिन इसमें 233 क्या होता है? इलेक्टेड, और 12 क्या होते हैं? नॉमिनेटेड। तो नॉमिनेटेड तो अच्छे बंदे होते हैं, किसी न किसी आर्ट का होगा, ठीक है, सचिन तेंदुलकर क्रिकेट में आर्ट में अच्छा है, ठीक है, उसके बाद लिटरेचर का होगा, साइंस का होगा, सोशल सर्विस का होगा, वो तो अच्छे लोग चुने जाते हैं। लेकिन जो 233 है, अगर इनको काउंट कर दूं तो टोटल कितने हो जाते हैं? 776। इनमें से इतने लोगों के ऊपर जब ये टेस्ट किया गया तो टोटल ओवरऑल अगर मैं कहूं कि जैसे 28 स्टेट और दिल्ली और पुडुचेरी को भी काउंट कर लिया जाए तो उसके बाद ये इतने लोग निकल के आते हैं जिनके ऊपर ये क्राइम अगेंस्ट वुमेन रजिस्टर्ड है। और वैसे हम अभी बात कर रहे थे कि जो वुमेन को रिजर्वेशन है, आपने लास्ट टाइम पढ़ा होगा, नारी वंदन
अधिनियम, ठीक है, नारी वंदन अधिनियम हमने पास किया 2023 में, जो कि हमारा 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, ठीक है। हमने उसमें कहा कि भाई वुमेन को 33% रिजर्वेशन देंगे, और कब से देंगे, 2029 से दे देंगे। लेकिन एक बात बताओ, जब तुम यहां पर इतना बड़ा लूप होल लेकर बैठे हो तो तुम कैसे वहां पर रिजर्वेशन देने की बात कर सकते हो? तो ये सवाल सरकार के ऊपर उठने चाहिए। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये थोड़ा सा डाटा ध्यान रखना। सबसे ज्यादा केस किसके ऊपर है? तो याद रखना आपके वेस्ट बंगाल में मैक्सिमम 25 MP MLA हैं जो जिनके ऊपर ये केसेस हैं, फिर आंध्र प्रदेश है, फिर उड़ीसा है। सबसे बड़ी पार्टी कौन सी है? सबसे ज्यादा किस पार्टी के लोग हैं? तो 54 लोग बीजेपी के मैक्सिमम, ठीक है, 23 लोग कांग्रेस के हैं, बाकी के लोग तो बाद में आते हैं, ठीक है। और 2 MP हैं, 14 MLAs हैं जिनके ऊपर रेप के भी चार्जेस लगे हुए हैं, वो जस्ट 376 ही लगा हुआ है उनके ऊपर, तो फिर भी वो वहां पर बैठे हुए हम इसको समझ सकते हैं। बात समझ में आ रही है? तो इसको थोड़ा सा इसको एनालाइज करके इसकी 2-4 बातें लिखने की कोशिश करना, ठीक है। और अभी तो ये मुद्दा चल ही रहा है, तो हो सकता है हमें आगे भी देखने को मिले। उसके बाद चलते नेक्स्ट। और ये जितनी भी पनिशमेंट है ना, इसके अंदर कम से कम 10 साल की सजा या फिर लाइफ इंप्रिजमेंट हो सकती है। ऐसे केस वाले वहां पर बैठे हैं, MPs बैठे हैं, जैसे मैंने प्रज्वल रेवन्ना का एग्जाम्पल दिया था। उसके बाद चलते नेक्स्ट। सेंटर डिबेट्स टेकिंग ए कास्ट काउंट ड्यूरिंग द सेंसस। देखो, अगर मैं आपसे कहूं कि सेंसस है ना, क्या होता है सेंसस, तो थोड़ा समझने की कोशिश करना। सेंसस का मतलब होता है पॉपुलेशन की काउंटिंग करना, ठीक है। सबसे पहले सेंसस कब स्टार्ट किया गया था? तो याद रखना, ऑफिशियली की अगर मैं बात करूं तो 1881 में, अनऑफिशियली की बात करूं तो 1872 में, ठीक है। अनऑफिशियली करने वाले कौन थे? तो याद रखना लॉर्ड मायो, ठीक है। अगर ऑफिशियली करने की बात करें तो कौन होता है? तो याद रखना लॉर्ड रिपन, ठीक है। और लॉर्ड रिपन को ही क्या कहा जाता है? तो याद रखना इन्हीं को क्या कहते हैं? फादर ऑफ इंडियन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। जो हमारे यहाँ की लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है उसका फादर भी किसे कहते हैं? लॉर्ड रिपन को ही कहते हैं। इन्होंने क्या किया था? इनके टाइम पर 1881 में पहला सेंसस होता है। किसने करवाया था? तो करवाने वाला कौन होता है? सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया करवाता है। उस समय कौन था? तो WC प्लोडन उसके क्या थे? सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया। किस एक्ट से होता है? तो याद रखना सेंसस एक्ट 1948 बाद में पास किया हमने इंडिपेंडेंस के बाद, उससे हमारे यहाँ पर सेंसस होता है। सेंसस हर 10 साल में होता है, याद रखना हर 10 साल में होता है। तो मुझे बताना कमेंट करके कि 2011 वाला इंडिपेंडेंस के बाद आफ्टर इंडिपेंडेंस, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, आफ्टर इंडिपेंडेंस 2011 वाला कौन से नंबर का सेंसस था? और एक बार एग्जाम में पूछ लिया गया था ये क्वेश्चन। उसके बाद आता है कि किस लिस्ट का सब्जेक्ट है? तो याद रखना यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट है। इस देखो आपने पढ़ा होगा, एक होता है यूनियन, ठीक है, लिस्ट, एक होती है आपकी स्टेट लिस्ट, और एक होती है आपकी कंकरेंट लिस्ट, यानी कि जिसमें दोनों के दोनों आते हैं, ठीक है। तो याद रखना यूनियन में वो काम आता है जो सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट करेगी, जैसे डिफेंस, सेंसस, ये सब। स्टेट में वो आता है जो सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट करेगी, जैसे कि आपके पुलिस वगैरह हो गया। कंकरेंट में वो आता है जो दोनों कर सकते हैं, एजुकेशन, हेल्थ और ये सब, ठीक है। तो ये कुछ सब्जेक्ट लिखे हुए हैं यूनियन, स्टेट और कंकरेंट में। और तीनों का डिवीजन कहां पे है? तो याद रखना शेड्यूल नंबर, कौन से शेड्यूल में है? तो शेड्यूल नंबर 7 में दोनों के, तीनों के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। करवाता कौन है? तो ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल एंड द सेंसस कमिश्नर करवाता है। 2011 के बाद अब हुआ नहीं है क्योंकि कोविड-19 आ चुका था। इस बार होने की चांसेस है, नवंबर दिसंबर में कब स्टार्ट होंगे? तो मैक्सिमम अगले साल तक ही डाटा आएगा। और इस बार पहली बार कैसा होगा? तो याद रखना डिजिटल सेंसस किया जाएगा। इन कुछ बातों को एटलीस्ट ध्यान रखने की कोशिश करना। इस बार 18 लैंग्वेज में होगा, +1 इंग्लिश उसमें काउंट होगी, तो टोटल 19 लैंग्वेज में सेंसस किया जाएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं न्यूज के ऊपर, कास्ट बेस्ड सेंसस। लास्ट टाइम भारत में, इंडिया में लास्ट टाइम जो कास्ट बेस्ड सेंसस हुआ था वो कब रिकॉर्ड किया गया था? 1931, ठीक है, 1931, 1931 में। उसके बाद आज तक कास्ट बेस्ड सेंसस नहीं हुआ, क्योंकि अच्छा 2011 में करने की कोशिश की गई थी, लेकिन उसमें 46 लाख डाटा ऐसा था जो कि कास्ट के ऊपर सब कास्ट में जा रहा था, और सरकार को समझ में नहीं आ रहा था कि भाई ये सही भी है कि गलत है। हो सकता है कि मिस हो, कोई कह दे रहा है कि सेंसस यही तो होता है, घर घर जाकर पूछते हैं वो कौन सी जात का है, क्या करता है, घर में फ्रीज है कि नहीं है, पुअर्टी लाइन में कैसे डाले उनको, यही सब तो होता है कि मम्मी क्या करती है, पापा क्या करते हैं, घर में क्या लगा हुआ है, कितनी जमीन है, कितना पैसा है, ये सभी तो काउंट करते हैं घर घर जाकर। सरकारी स्कूल के जो टीचर वगैरह होते हैं गाँव में, यही वही तो उसमें हेल्प करवाते हैं बेसिकली।
ऐसा थोड़ी ना कि मोबाइल नंबर कितने यूज हो रहे हैं उससे तुम्हारी कास्ट या पॉपुलेशन सेंसस हो गया। बात समझ में आ रही है ना? तो उस समय किया गया था, लेकिन उस समय समझ में नहीं आ रहा था कि किसको किस कास्ट में डाला जाए। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। लास्ट में 46 लाख डाटा ऐसा था जिसका समझ में नहीं आ रहा था किस कैटेगरी में डाला जाए। तो कास्ट सेंसस को कैंसिल कर दिया गया, डिस्प्ले ही नहीं किया गया, पब्लिश ही नहीं किया गया। अब पहली बार भारत का पहला स्टेट कौन सा बना है आपसे पूछेगा जिसने कास्ट बेस्ड सेंसस किया, तो आपका बन चुका है बिहार। ठीक है, और जब बिहार में किया गया तो पता चला बिहार में ओबीसी को रिजर्वेशन मिलता है 27%। और बिहार में ओबीसी है ना, ओबीसी प्लस एक्सट्रीमली बैकवर्ड ओबीसी, एक्सट्रीमली बैकवर्ड, एक होता है बैकवर्ड, एक होता है एक्सट्रीमली बैकवर्ड जो बहुत ही ज्यादा पिछड़ा हुआ है। ये टोटल मिलाकर निकल के आ गए 63% के आसपास। तो इन्होंने कहा कि हमें कोटा भी कितना चाहिए, 63% चाहिए। तो ये वहां से नया डिस्प्यूट स्टार्ट हो गया कास्ट बेस्ड। बात समझ में आ रही है? बस इसीलिए नहीं करवाने की सोच रहे थे, लेकिन अभी ये मुद्दा है कि इसके ऊपर डिबेट हो रही है या होनी चाहिए कि SC ST को क्या करना चाहिए, कास्ट वाइज काउंट करना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने कल परसों यही डिसीजन दिया था कि इसमें जो SC और जो आपकी कास्ट रहेंगी, ठीक है, SC ST या जो SC की कास्ट है, शेड्यूल्ड कास्ट, उनका सब कैटेगराइजेशन किया जाए। और उनको जो रिजर्वेशन दिया जा रहा है वो रिजर्वेशन उनको किस बात पे दिया जाए, क्रीमी लेयर के बिहाफ पर। लेकिन ये लोग जो भारत बंद कर रहे थे, हालांकि मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूं, लेकिन फिर भी वो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन में यही था कि जो बेनिफिट ले चुका है उसको बेनिफिट ना मिले, जिसको बेनिफिट नहीं मिला उसको बेनिफिट मिले। लेकिन 20% लोगों को बेनिफिट मिला है, 80 को नहीं मिला है। और जिसको मिला है वो नहीं चाहता कि उसके हाथ से छूट जाए, क्योंकि वो पढ़ लिख चुका है, बच्चा पढ़ लिख चुका है, वो नहीं चाहता कि ये जो बेनिफिट उसको मिल रहा है उसके बच्चों को मिलना बंद हो जाए। तो अल्टीमेटली वो 20% उन 80% को कंट्रोल करके आगे करके प्रोटेस्ट चल रहा है। बस इतनी सी बात है। बात समझ में आ रही है? हालांकि कल भारत बंद भी इसी केस में किया गया था, तो थोड़ा सा मैटर समझने की कोशिश करना, ठीक है। हालांकि बेनिफिट है किसके लिए, जो नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं, ठीक है। भारत में रिजर्वेशन कितना है तो याद रखना, SC को कितना मिलता है, 15% मिलता है, ST को मिलता है 7.5%, OBC को मिलता है आपका 27%, ठीक है, 27%। और EWS को कितना मिलता है, 10%, ठीक है। इन बातों को ध्यान रखना। और बार बार ये न्यूज में आ रहा है तो प्लीज इनकी हर पॉइंट को, हर न्यूज को ध्यान रखना, कहां पर क्या चल रहा है। कर्नाटक में क्या चल रहा था कल परसों, बिहार में क्या चल रहा है, हरियाणा में क्या चल रहा है, राजस्थान में क्या चल रहा है, कैसे कैसे इसके ऊपर पॉलिटिक्स की जा रही है। अल्टीमेटली ये तुम्हारे को क्वेश्चन में देखने को मिलेंगे। पता नहीं किस रूप में आकर तुमसे SC ST के आर्टिकल्स एग्जाम में मिल जाए, तो प्लीज इनको थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। PM begins Poland visit, says it will help forge more vibrant relations। देखो भारत में पहली बार ऐसा हुआ है हिस्ट्री में कि 45 साल बाद, आफ्टर 45 ईयर्स, भारत का कोई प्रधानमंत्री, कोई PM, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया विजिटेड पोलैंड। अब आप कहोगे सर पोलैंड इतना इंपॉर्टेंट कैसे हो गया? तो पोलैंड याद रखना हमारे हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 1944 के आसपास जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था, उस समय इटली के साथ जब लड़ाई हो रही थी पोलैंड के अंदर, तो हमारी आर्मी के कुछ लोग थे वहां पे। एक पर्सन था जिनका नाम था, ध्यान रखना, जम साहेब दिग्विजय सिंह रणजीत सिंह जडेजा। इनका नाम जरूर याद रखना, जम साहेब दिग्विजय सिंह रणजीत सिंह जडेजा। इनके नाम पर पोलैंड की जो कैपिटल है, क्या है पोलैंड की कैपिटल? तो याद रखना वॉर्सो। इस कैपिटल के अंदर उसकी राजधानी में एक स्टैच्यू बना हुआ है, एक सर्कल बना हुआ है जिसका नाम है दोब्रेगो महाराज डे। वहां की लैंग्वेज में है, पोलिश लैंग्वेज में, ठीक है। हमारी लैंग्वेज में होता है गुड महाराजा स्क्वायर। तो आपसे ये भी पूछ लेगा, एग्जाम में आया है, मोदी जी वहां विजिट करने गए, मोदी जी वहां पर पहुंचे हैं, तो आपसे पूछेगा रिसेंटली गुड महाराजा स्क्वायर न्यूज में था, बताओ क्या है। तो याद रखना, उसके साथ साथ इस आदमी का नाम याद रखना, जम साहेब दिग्विजय सिंह रणजीत सिंह जडेजा। इन्होंने क्या किया था 1940s में, जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था। कब से कब तक चला था वर्ल्ड वॉर 2? तो आपको पता होगा 1939 से 1945 तक चला था। इसमें जब वहां पर अटैक किया जा रहा था इटली के द्वारा, तो इन्होंने 1000 से भी ज्यादा बच्चों को, पोलिश स्टूडेंट्स को शरण दी थी, बचाया था उन लोगों को। और जब बचाया था तो आज भी वहां के लोग इंडिया की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। आज भी वहां के लोग हिस्ट्री के अंदर हमारे इस पर्सन के नाम, जो रणजीत सिंह जडेजा हैं, इनकी बात करते हैं और इनको एक गुड महाराजा के नाम से जाना जाता है। बात समझ में आ रही है? तो ये एक हिस्टोरिकल पॉइंट भी है हमारे इस पोलैंड विजिट का। और मोदी जी वहां विजिट किए हैं, तो मैंने हमेशा आपसे कहा है मोदी जी जहां भी जाते हैं पीछे पीछे रहा करो उस देश की कैपिटल, उसकी करेंसी और उसमें क्या करके आई है। एग्जाम में यही चीजें पूछता है, क्योंकि 193 प्लस कंट्रीज है, हर देश में तुम्हें नहीं घूमना, बस मोदी जी के पीछे पीछे रहा करो, वहीं से क्वेश्चन बनता
बनते हैं गारंटेड। और समझ में आ रही है? तो इनको थोड़ा सा ध्यान रखना। क्या नाम है उनका, फिर से सुन लो, जम साहिब, दिग्विजय सिंह, रणजीत सिंह जडेजा। ठीक है, क्या हुआ था, उस ऑपरेशन का नाम क्या था, बैटल का नाम क्या था जिसमें उन्होंने हेल्प की थी, बैटल ऑफ मोंटे कैसीनो। आपसे पूछ लेगा बैटल ऑफ मोंटे कैसीनो कब हुई थी, 1944 के अंदर, वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर। समझ में आ रही है? जो कि आपके वन ऑफ द आपकी वो डिसाइडिंग बैटल्स में से एक मानी जाती है। ठीक है, और मोदी जी यहां पर गए और वहां पर विजिट करके आए। और इससे पहले कौन से पीएम गए थे, तो याद रखना, इससे पहले मोरारजी देसाई। ठीक है, मोरारजी देसाई जी ने यहां पर विजिट किया था 45 साल पहले। अब कौन गए, नरेंद्र मोदी जी। तो ये न्यूज में आ गया। और मोदी जी उसके साथ साथ कहां गए थे, तो याद रखना यूक्रेन की विजिट पर भी गए थे। ठीक है, यूक्रेन भी गए थे, वहां भी गए थे। तो थोड़ा सा इसको ध्यान रखने की कोशिश करना। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। अच्छा, यहीं से एक बात और समझना कि जब मोदी जी यहां पर गए तो देखो बेसिकली यहां से एक चीज समझने की कोशिश करना। देखो दो चीजें हैं, एक तरफ मैंने लिखा यूएसए, एक तरफ मैंने लिख दिया यूएसएसआर। ठीक है, यूएसए उस समय कैसी कंट्री थी, तो याद रखना यूएसए एक ऐसी कंट्री थी जिसको हम कैपिटलिस्ट कह सकते हैं ना। थोड़ी सी कहानी समझना, कैपिटलिस्ट। ये कैसी थी यूएसएसआर, तो ये सोशलिस्ट था। ठीक है, अब आपने देखा कि इन दोनों के बीच में क्या चला, कोल्ड वॉर। ठीक है, क्या चला, कोल्ड वॉर, लगभग 1945 से 1991 तक, जब तक उनका डिसइंटीग्रेशन नहीं हुआ। और 1991 में जो आपका यूएसएसआर था वो दो टुकड़ों में टूट गया। एक आप सभी का फेवरेट रशिया बन गया, एक यूरोपियन यूनियन बन गया। अब अल्टीमेटली जब ये हुआ पूरा का पूरा सीन, उससे पहले मैं इंडिया को अगर बीच में रख दूं, इंडिया, मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये जो विजिट है ना, ये विजिट मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना, क्योंकि इंडिया बीच में है। जब हम इंडिपेंडेंट हुए थे तो हमारे दो टुकड़े हुए। ठीक है, एक इंडिया, एक पाकिस्तान। पाकिस्तान सीधा इसकी शरण में चला गया यूएस से। पाकिस्तान को हमेशा यूएसए ने सपोर्ट किया, आज भी करता है। हमें कोई सपोर्ट नहीं करता था। हमारे यहां पर जब 1971 की बैटल हुई थी तो पाकिस्तान की तरफ से अमेरिका ने अपना जहाज भेज दिया था हमसे लड़ने के लिए। लेकिन उस समय पहली बार रशिया हमारी हेल्प करने के लिए आया था 1971 में। उसने अपनी एक वारशिप को हमारे इंडियन ओशियन में उतार दिया था और कह दिया था कि अगर इंडिया पे अटैक करना है तो पहले मुझसे लड़ना पड़ेगा। हालांकि दोनों के बीच में कोल्ड वॉर चलता था, तब से रशिया हमारा सपोर्टर बना, तब से हम रशिया के हमेशा सपोर्टर बनते रहे। लेकिन इन दोनों के बीच में डिस्प्यूट क्या है, देखो, ये कहता था, ये कैपिटलिस्ट कंट्री है, सोशलिस्ट, ये कहता था दुनिया भर के लोगों को कि देखो, अगर तुम लोगों मेरे अंदर मिल जाओ, अगर तुम मेरे अंदर नहीं मिले, मेरे साथ नहीं आए ना, तो रशिया तुम पे अटैक करके तुम्हें कब्जा लेगा। तो इसने अपना डर बनाकर लोगों को अपने अंदर कर लिया। इसने अपना डर बनाया कि अगर तुम लोग मेरे साथ नहीं आए और अगर अमेरिका ने अटैक कर दिया तो क्या करोगे। तो इसने इसके डर को खत्म करने के लिए क्या बनाया, आप पढ़ते हो नेटो या नाटो जिसको बोलते हैं, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। कब बना था, 1949 में। ये बेसिकली एक मिलिट्री ग्रुप है। ठीक है, सारे देशों का मिलिट्री ग्रुप है। और इसके अंदर कितने देश है टोटल, आज के दिन 32 हो चुके हैं, ध्यान रखना। अभी रिसेंटली इसमें कौन जुड़ा था, स्वीडन ने इसको ज्वाइन कर लिया 32 पे। लास्ट ईयर इसमें फिनलैंड जुड़ा था। तो इसमें 32 देश है। इनका कहना है कि अगर तुमने एक देश पर अटैक किया ना तो सारे देशों पे अटैक माना जाएगा और अमेरिका उसको रिटेलिएट करेगा। तो जो लोग इसके डर के मारे इसमें आए थे ना, उन लोगों की सिक्योरिटी देने के लिए नाटो बना। अब रशिया यूक्रेन भी तो यहीं से स्टार्ट हुआ कि यूक्रेन नाटो में जाना चाहता था, रशिया को लगा कि चला ना जाए, मेरा दुश्मन मेरे गेट के आगे ना खड़ा हो जाए, तो उसने क्या किया, यूक्रेन पे अटैक कर दिया। अब दुनिया भर के जितने भी देश है ना, सब देशों में याद रखना, जहां जहां भी देशों में कुछ भी गड़बड़ चल रही है ना पॉलिटिकली, समझ लो उसमें रशिया या फिर आपका यूएसए है। किसी का एग्जांपल ले लो, आपका अफगानिस्तान ले लो, उसको उन्होंने तालिबान बना दिया, अमेरिका की वजह से बना। ठीक है, आप और कहीं मत जाओ, अफ्रीका के किसी देश में चले जाओ, हर देश में दो लोग होंगे लड़ने वाले, सरकार या वहां पर मिलिटेंट, या मिलिटेंट लोग होंगे या फिर सरकार होगी। तो उनको किसी को रशिया सपोर्ट कर रहा होगा, किसी को यूएसए। और कहीं भी मत जाओ, तुम्हारे बगल में बांग्लादेश में चले जाओ, जो कल परसों हुआ। अब देखा ना, शेख हसीना ने कहा ना कि अमेरिका की तरफ से मुझे ऑफर आया था कि एक आइलैंड मुझे दे दो, मैं यहां पे कंट्रोल करना चाहता हूं, तुम्हारी सरकार बनी रहेगी। उसने नहीं दिया, उन्होंने तख्ता पलटी कर दिया, उसको भागना पड़ा वहां से। तो अल्टीमेटली ये दो देश हैं जो पूरी दुनिया में अपनी पावर को शो करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। लेकिन इंडिया, अब मैं इंडिया पे आ जाता हूं, उस समय भी इंडिया इनसे नहीं डरा था, आज भी नहीं डरा। उस समय भी दो ही देश थे, या तो यूएसएसआर या यूएसए, हम कहीं नहीं गए। हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू एक बहुत ही विजनरी प्राइम मिनिस्टर्स में से एक थे। हालांकि मैं कह सकता हूं उनसे ज्यादा विजनरी कोई था भी नहीं। उन्होंने क्या किया, एक तीसरी पावर खड़ी कर दी, जिसको हम नाम कहते हैं NAM, नॉन अलाइंड मूवमेंट। याद रखना, एक तीसरी पावर बनाएगी जो थी NAM नाम, जो 1966 में बनती है, 1961 में बनती है, 66 में तो उनकी डेथ ही हो चुकी है ना। और इसका काम क्या था कि तीसरी पावर बना दी कि जो इधर भी नहीं जाना चाहता वो इधर आ जाओ, जो इधर नहीं जाना चाहता इधर आ जाओ। अल्टीमेटली बाद में रशिया ने हमें सपोर्ट किया, आज हम रशिया का सपोर्ट करते हैं।
अब आ जाते हैं कि बीच में न्यूज में क्या है। हम खड़े हैं बीच में, हम दोनों को बैलेंस कर रहे हैं। अभी आपने देखा होगा नाटो के चक्कर में, रशिया यूक्रेन के चक्कर में अमेरिका ने कहा था कोई देश उसके साथ, रशिया के साथ कोई भी बिजनेस नहीं करेगा। हमने उससे तेल खरीदा, सस्ते में तेल खरीदा। अमेरिका की हिम्मत नहीं हुई कि हमसे कुछ कह दे। हम जब रशिया भी मीटिंग करने गए मोदी जी, तो उसने कहा कि ये गलत बात है। हम आज यूक्रेन से मिलने गए मोदी जी, तो उसने कहा बहुत अच्छा कर रहा है इंडिया। मतलब हम बीच में बैलेंस कर रहे हैं सबको। एक वो टाइम था जब हम डरते थे किसकी तरफ जाएं किसकी तरफ जाएं, आज के दिन हम बीच में स्टेबलाइज है। अगर रशिया को कुछ करना होता है तो भी वो हमसे कुछ नहीं कहता, अमेरिका को करना है तो भी कुछ नहीं कहता। हालांकि ये हालात बदल सकते हैं, क्योंकि रशिया को ओवरटेक कर रहा है कौन? चाइना। आपने देखा होगा चाइना और रशिया पुतिन मिल चुके हैं, और चाइना की जो करेंसी है आपकी युआन, वो ओवरटेक कर रही है धीरे धीरे रूबल को और इन सबको। और डॉलर को कंपैरिजन करने के लिए युआन ही सबसे बेस्ट ऑप्शन है। तो कहीं ऐसा ना हो कि रशिया को चाइना ओवरटेक कर ले, और कल को अगर चाइना ने हम पे अटैक किया ना, तो मैं गारंटी से कह सकता हूं कि रशिया बीच में नहीं आएगा, क्योंकि आज के दिन रशिया इतना कमजोर हो चुका है कि वो हमारी हेल्प नहीं करने वाला। तो ये जितनी भी वर्ल्ड पॉलिटिक्स चल रही है, ये हमें एटलीस्ट पता होनी चाहिए। बात समझ में आ रही है क्या हो रहा है? तो मैं इसको एक बैलेंसिंग फैक्ट भी कह सकता हूं कि हम दोनों में बैलेंस कर रहे हैं। क्योंकि जब हम यहां पर कल मोदी जी यूक्रेन में गए तो अमेरिका ने इसका बहुत अच्छा है, हम परसों रशिया में गए थे तो उसने कहा कि अच्छा नहीं है, वो हमारी बुराई कर रहा था। समझ में आ रही है? तो इस फैक्टर को समझना जरूरी है। हालांकि जब आपकी इंटरनेशनल अफेयर्स की क्लासें होंगी, ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि आपकी करंट अफेयर्स की क्लासें चल रही है, बूस्टर क्लास, ठीक है, आई थिंक इवनिंग में 8:30 to 10। तो उसके अंदर हम वीकली क्लास में हम क्या करते हैं, पहले पॉलिटी बेस्ड करंट अफेयर, फिर हम पढ़ेंगे अपनी साइंस एंड टेक वाली, फिर पढ़ लेंगे नेशनल, फिर इंटरनेशनल। तो उसमें जब इंटरनेशनल आएगा तो मैं सारे के सारे जितने डिस्प्यूट 1 साल में 2 साल में हुए हैं, हम उसमें एक बिल्कुल एक्चुअल डिटेल में एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं इसको यहीं पर स्किप कर देता हूं, 2-4 बातें एटलीस्ट याद रखना। और देखो उस समय मैं सोशलिस्ट था, यूएसएसआर ने हमारी हेल्प की, तो हम चाहते थे यूएसएसआर को लगे कि हम भी उसके प्रेमी हैं, है ना, हम भी उसको चाहते हैं। तो हमने क्या किया, उस समय इंदिरा गांधी ने 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके 1976 में हमारी जो प्रियम्बल है उस प्रियम्बल में एक वर्ड जुड़वाया जिसका नाम था सोशल। और हमने इसीलिए जुड़वाया था, एक फैक्टर ये भी है उसका कि उनको लगे कि यार हम भी सोशलिस्ट कंट्री है। हालांकि दुनिया की नजर में उस सोशलिस्ट कंट्री की डेफिनेशन हमारे लिए अलग है, उनके लिए अलग है। बात समझ में आ रही ना? और अब सरकार इसको हटाना भी चाहती है क्योंकि हम कैपिटलिज्म की तरफ मूव कर रहे हैं। तो पूरा का पूरा मुद्दा यही है, वो सोशलिस्ट है, वो कैपिटलिस्ट है, दोनों के बीच में लड़ाई चल रहा है, दोनों अपने आप को पावरफुल बनाना चाहते हैं, दैट्स इट। और हम इंडिया कहां पे है? बीच में खड़ा है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। राजनाथ टू गो टू यूएस एज मेगा डिफेंस डील्स नियर क्लोजर। देखो राजनाथ सिंह जी जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर, वो यूएस में गए और वो उनके साथ यूएस के साथ एक डील करने वाले हैं। तो वो न्यूज में आ गया। आपके जो जनरल इलेक्ट्रिक का F404 जो इंजन है ना, उसकी डील करने वाले हैं, जिसका नाम क्या एयरक्राफ्ट का याद रखना, MK1A। तो सिंपल 1 लाइनर में याद कर लेना, ठीक है, ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट जाने की नीड नहीं है। हाँ, आज से पहले कौन कौन से प्रोग्राम हमारे हुए हैं तो प्लीज इसको ध्यान रखना। जैसे GSOMIA, जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट, कब हुआ था? 2002 में हुआ था अमेरिका के साथ, ठीक है। कोमकासा, कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी एंड द सिक्योरिटी एग्रीमेंट, कब हुआ था? 2018 में, जब 2+2 डायलॉग स्टार्ट हुआ था। तो ये याद रखना, हालांकि पहली लाइन भी याद रख लोगे तो बहुत है, ठीक है। और क्या हुआ हमारा? LEMOA, लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, 2016 में हुआ अमेरिका के साथ। बेका, बेसिक एक्सचेंज एंड द कोऑपरेशन एग्रीमेंट, ये हमारा उसके साथ किसके साथ होता है? अमेरिका के साथ, ठीक है। तो 2-4 बातें एटलीस्ट याद रखना, ठीक है। उसके बाद चलते नेक्स्ट। वर 8 करोड़ न्यू जॉब्स क्रिएटेड इन द लास्ट 3 years। देखो मोदी जी ने वादा किया था कि अगर मैं पीएम बन जाऊंगा तो 2 करोड़ जॉब हर साल दूंगा। तो किसी ने पूछा कि भाई क्या लास्ट के 3 सालों में 8 करोड़ जॉब दी गई है क्या? 3-4 सालों में? तो आरबीआई या हमारे यहां पर एक डिपार्टमेंट याद रखना जिसका नाम क्या है? इंडिया क्लेम्स डाटाबेस। क्लेम्स का मतलब क्या है? तो सिंपल याद रखना, के का मतलब है कैपिटल, एल का मतलब है लेबर, ई का मतलब एनर्जी, एम का मतलब मटेरियल और एस का मतलब सर्विस। इन्होंने कहा है कि हाँ हमने जॉब क्रिएट की है। कैसे जॉब क्रिएट की है? तो याद रखना कौन इस बात को प्रूफ करता है? तो एनएसएसओ। एनएसएसओ कौन है? नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। ये 1950 में बना था, ध्यान रखना। इसने डाटा दिया कि हाँ जॉब दी गई। कैसी जॉब दी गई? तो वो समझना आपको हंसी आएगी, मनरेगा, ठीक है। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ये क्या था? कब आया था? 2006 में इंप्लीमेंट हुआ था। ये कहता है कि साल में 365 डेज होते हैं तो आपको 100 डेज का रोजगार मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। तो ये इन्होंने कहा कि अगर हमने 30 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया तो हमने एम्प्लॉयमेंट तो दिया ना, लेकिन एक बात बताओ, 30 लाख लोगों को तुमने जॉब तो दे दी मनरेगा में, लेकिन एक बात बताओ, क्या वो 100 दिन बाद जॉब रही क्या उनके पास? वो तो चली गई। तो तुम उसको जॉब में कैसे काउंट कर रहे हो?
इन्होंने क्या किया, कहा कि हमने अग्निवीर में जॉब दे दी। कहां से जॉब दे दी? 4 साल बाद तो वो घर बैठ रहा है, तो उसमें जॉब थोड़ी ना काउंट होगी। बात समझ में आ रही है? तो ये उस डाटा उसके अंदर से निकाले गए हैं, ठीक है। तो सिंपल सा इसको पढ़ के छोड़ देना। एनएसएसओ क्या होता है, क्या काम करता है, कैसे कैसे उसके अंदर जो जॉब्स वगैरह का मैटर चला हुआ। अगर आर्टिकल की बात करें तो कौन सा आर्टिकल तुम्हें जॉब्स की अपॉर्चुनिटी की बात करता है, तो याद रखना आर्टिकल नंबर 16 तुम्हारा फंडामेंटल राइट है, जो कहता है इक्वालिटी इन द जॉब्स अपॉर्चुनिटी। किसकी इक्वालिटी की बात करता है? इक्वालिटी इन जॉब्स अपॉर्चुनिटी। जब भी जॉब्स निकलेंगी तो आपके साथ किसी भी तरीके से कास्ट के बिहाफ पर, जेंडर के बिहाफ पर, ठीक है, रिलीजन के बिहाफ पर, प्लेस ऑफ बर्थ के बिहाफ पर क्या नहीं होगा, रेसिज्म के बिहाफ पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। आर्टिकल 16, बस इसको इतना सा ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद ये आप थोड़ा सा पढ़ लेना तो आप समझ जाओगे क्या हो रहा है इसमें, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कॉन्फर्स इन नेशनल जियो साइंस अवार्ड्स 2023। देखो नेशनल जियो साइंस जो अवार्ड है वो इस बार द्रौपदी मुर्मू जी ने अनाउंस किए हैं, ठीक है। 2023 के कब से स्टार्ट हुए थे? 1966 में स्टार्ट हुए थे, ध्यान रखना, ठीक है। किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंडर आता है। मुझे कमेंट करके बताना हु इज द मिनिस्ट्री ऑफ माइनिंग, ठीक है, कौन है यूनियन मिनिस्टर। आपसे पूछेगा क्यों दिए जाते हैं, तो टू एनकरेज द जियो साइंटिस्ट, जो जियो साइंटिस्ट होते हैं ना, जो माइनिंग वगैरह के अंदर काम करते हैं, ठीक है, उस फील्ड में काम करते हैं, तो उनको एनकरेज करने के लिए कि भाई अच्छी सी रिसर्च होनी चाहिए। तो जब इनाम मिलता है, पैसा मिलता है, इज्जत मिलती है, सम्मान मिलता है, तो लोग अपने आप ही आदमी अपने आप ही काम करने लग जाते हैं। बात समझ में आ रही है ना? अगर आपको रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है तो आप काहे करोगे? तो वहां पर इनको अवार्ड्स दिए जाते हैं। 5 लाख रुपए दे दिया, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दे दिया, ठीक है। उसके साथ साथ फिर इन लोगों को जैसे लाइफ टाइम अचीवमेंट में 5 लाख और एक सर्टिफिकेट दे दी। नेशनल जियो साइंस में 3 लाख रुपए दे देते हैं, सर्टिफिकेट दे देते हैं। नेशनल यंग जियो साइंटिस्ट अवार्ड में 35 साल से कम उम्र के बच्चों को, साइंटिस्टों को 1 लाख रुपए दे दिया, सर्टिफिकेट दे दी। तो मोटिवेशन रहता है तो काम भी अच्छे से होता है। बात समझ में आ रही है ना? तो सिंपल सा थोड़ी सी बातें ध्यान रखना, ठीक है। बात समझ में आ गई ना? तो इस बार ये दिए गए, तो बस याद रखना कब आया था, क्या नहीं था। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। आफ्टर मैनिफेस्टो मूवमेंट बजटरी डिसअपॉइंटमेंट। देखो आपने कम्युनिटी का नाम सुना होगा LGBTQ, है ना, लेस्बियन, गे और बाइसेक्सुअल और क्वीर, और ये जो कम्युनिटी होती है LGBTQ प्लस कम्युनिटी। अब कहोगे सर इसमें LGBTQ में प्लस क्यों लगाए? प्लस का मतलब है और कौन कौन सी कम्युनिटी ऐसी है जो अभी ढूंढी नहीं गई है, तो प्लस लगा दिया हमने, ठीक है। अब इनके लिए सरकार कहती तो है बजट में कि हम ऐसा करेंगे, लेकिन करती नहीं है। अगर मैं बात करता हूं आपके सामने 2000 लगभग कौन से डाटा की बात कर रहा है? 2011 के डाटा की बात कर रहा है। उस समय भारत में 4.9 लाख ट्रांसजेंडर हुआ करते थे, और इस बार सरकार ने उनको बजट दिया है। उस बजट में एक ट्रांसजेंडर को 1400 रुपीज मिल रहे हैं बस। ये 2011 के डाटा की बात कर रहा हूं। 2024 के डाटा की अगर मैं बात करूं तो भारत में 1.22 करोड़ ट्रांसजेंडर हो चुके हैं, और इन ट्रांसजेंडर को अगर इतना पैसा दिया है इस बार के बजट, तो इस बार का है, तो अगर मैं ये काउंट करूं तो 56 रुपीज ये के हिस्से में आ रहे हैं। तो कैसे हम लीगली कहते हैं कि इनके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, कोई डिस्क्रिमिनेशन होगा? लेकिन बिल्कुल होता है। क्या ये लोग हमारी तरह नॉर्मली जो मेल और फीमेल होता है, क्या उसकी तरह नॉर्मली सोसाइटी में जी पाते? नहीं जी पाते। क्या इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता? सोसाइटी में होता है। इक्वालिटी बिफोर लॉ नहीं है इनके पास, अनटचेबिलिटी नहीं है इनके पास। तो हमें इनके राइट्स को थोड़ा सा प्रोटेक्ट करना चाहिए, इनके राइट्स को थोड़ा सा बढ़ाना चाहिए। उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, बस उसी की बात की जा रही है कि सरकार कहती तो है कि हम ऐसा करेंगे, लेकिन इनके साथ होता नहीं है। अब कहोगे सर LGBTQ कम्युनिटी में कौन से आते हैं, तो याद रखना वो लोग जो मेल और फीमेल की जो सेक्स ओरिएंटेशन होता है उससे अलग होते हैं। जैसे लेस्बियन है ना, लड़की लड़की शादी कर लेती है, आपने देखा होगा। गे, ठीक है, लड़का लड़का शादी कर लेते हैं, जिसको हम होमोसेक्सुअलिटी कह देते हैं। होमोसेक्सुअलिटी याद रखना भारत में आज के दिन डीक्रिमिनलाइज है। कौन सा आर्टिकल में आता है होमोसेक्सुअलिटी? तो सेक्शन नंबर 377 आपके CRPC का, ठीक है, जिसका अभी नाम बदल दिया गया, नागरिक संहिता कर दिया गया, ठीक है। तो इसका सेक्शन 377 में आपके होमोसेक्सुअलिटी के बारे में लिखा है, और होमोसेक्सुअलिटी को 2009 में सबसे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने डीक्रिमिनलाइज कर दिया था। याद रखना, इस पूरी टाइमलाइन को याद रखना। 2009 में डीक्रिमिनलाइज कर दिया दिल्ली हाईकोर्ट। फिर 2013 में 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने इसको वापस से क्रिमिनलाइज कर दिया। फिर 2018 के अंदर एक केस आता है नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा से इसको क्या कर दिया, डीक्रिमिनलाइज कर दिया। तो आज के दिन होमोसेक्सुअलिटी भारत में क्या है, डीक्रिमिनलाइज मानी जाती है, ठीक है। लेकिन वहीं याद रखना सेम सेक्स मैरिज भारत में अलाउड नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिन पहले कहा था सेम सेक्स मैरिज अलाउड नहीं है, क्योंकि मैरिज, राइट टू मैरिज योर फंडामेंटल राइट, आर्टिकल 21 में आता है कि तुम जिससे चाहो शादी कर सकते हो। लेकिन अगर आप अननेचुरल तरीके से शादी कर रहे हो तो राइट टू चूज, राइट टू मैरिज नॉट एब्सोल्यूट। ये सुप्रीम कोर्ट की कही हुई बातें हैं कुछ दिन पहले की, उस केस में ध्यान रखना, ठीक है। लेकिन हाँ, होमोसेक्सुअलिटी क्या है, लीगलाइज है, उसको क्रिमिनलाइज नहीं माना गया, डीक्रिमिनलाइज है। समझ गए?
अब दिक्कत क्या आती है, ये इस बंदे ने, अनीस गवांडे ने इसको उठाया क्यों? इसने इसलिए इस मुद्दे को उठाया कि इस एलजीबीटी कम्युनिटी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। जैसे सबसे बड़ा इश्यू आता है एचआईवी एड्स का, ठीक है। इस एचआईवी की अगर बात करें तो भारत में लास्ट डाटा की बात कर रहा हूं मैं, जो 2019 18 19 की बात की डाटा की बात कर रहा हूं, उस समय भारत में 2.4 मिलियन लोगों को एचआईवी एड्स की प्रॉब्लम थी। लेकिन उसमें से एक प्रोग्राम था नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन नाको, जिसने बताया कि 2003 में 6% ही था, अब ये बढ़कर 2.4 मिलियन लोगों में पहुंच चुका है, ठीक है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे हुआ था 2019-21 में, इसने बताया कि 23.3% जो लड़के या जो भी मतलब कि लड़के लड़कियां जो भी हैं, जो भी यंग पॉपुलेशन है, वो जो कि 15 to 29 ईयर्स के एज में है, उनके क्या है, तो आपके कोई भी सेक्सुअल ओरिएंटेड डिजीज मिल सकती है या उनको उनसे अफेक्टेड है। तो अगर जब तक इनके साथ, इन एलजीबीटी कम्युनिटी के लोगों के साथ जब तक इनके लिए सरकार स्कीम नहीं बनाएंगी, जब तक इनको मेन टाइमलाइन में नहीं लाया जाएगा स्ट्रीमलाइन में, तब तक ये केसेस देखने को मिलेंगे, ठीक है। और याद रखना इस बार जो सेंसस होगा उसमें जो थर्ड जेंडर है वो किसको माना गया? अदर्स। लास्ट टाइम लिखा था ना अदर, इस बार उसको थर्ड जेंडर भी माना जाएगा। ये भी हमारे सेंसस की बातें थोड़ा 2-4 याद रखना। समझ में आ रही बात? सरकार क्या करती है इनके लिए, तो सिंपल से याद रखना, स्माइल स्कीम चलाई गई थी 2021 में, याद रखना। ट्रांसजेंडर पर्संस प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2019 में आया था, जिसको 10 जनवरी 2020 में इनेक्ट कर दिया गया था, लागू कर दिया गया था। 2-4 बातें ये याद रखना, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, इंपोर्ट्स वीकन इंडियन फार्मा। इसमें बताया गया है कि जो बाहर से जो इंपोर्ट करते हैं ना फार्मास्यूटिकल्स की जो दवाइयां, उससे हमारे यहाँ पर जो हमारी इकोनॉमी है ना, या हमारा जो इंडियन फार्मास्यूटिकल जो इंडस्ट्री है, वो क्या हो चुकी है? कमजोर हो चुकी है, होगी। मैंने कहा कि मेरे इंडिया में कोई हॉस्पिटल है, ठीक है, मैं रिसर्च डेवलपमेंट पे काम करता हूं, मैंने कोई दवाई बनाई, वो दवाई है 100 रुपए की, ठीक है। एक अमेरिका की दवाई है सेम बीमारी की, वो 200 रुपए की, आप कौन सी खरीदोगे? मैं गारंटी से कह सकता हूं कि आप कहोगे अमेरिका वाली दे दो, क्योंकि तुम्हें अमेरिका पे ज्यादा विश्वास है, भारत के किसी लोकल मैन्युफैक्चर पे विश्वास नहीं है। तो हमने क्या किया, यही कहने की बात कर रहा है कि जितना ज्यादा इंपोर्ट हम बाहर से कर रहे हैं ना, उतना ज्यादा हमारी ये इंडस्ट्री ठप हो रही है, बर्बाद हो रही है। हमें इसको समझने की जरूरत है, बस उसी की बात कर रहा है। अब मुझे तो एग्जाम से मतलब है, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू वाली बातें मैं इधर कर लेता हूं, वो आप उसमें पढ़ लेना जाके। तो देखो, अगर मैं बात करता हूं कि आज के टाइम पर हमारी पॉकेट पर कितना इफेक्ट पड़ता है, तो आउट ऑफ पॉकेट हेल्थ एक्सपेंडिचर कितना होता है? 47.1%। मतलब अगर मैं इंडियन मैन्युफैक्चरिंग की दवाइयां यूज करता हूं तो मैं 47.1% पैसा बचा सकता हूं अपनी जेब का, क्योंकि ये बाहर की दवाइयां महंगी पड़ती हैं और हम वही खरीदना प्रेफर करते हैं। आज समझ में आ रही है? उसके बाद याद रखना, हमारे यहां पर एक ऑर्डर पास हुआ था 2013 में, ड्रग प्राइस कंट्रोल, उसके अंदर भी हमने क्या किया, इसको प्राइस को कम कर दिया। अल्टीमेटली पहली बार कब हुआ? डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर अलाउड 120 मेडिसिन, अभी लास्ट ईयर 120 मेडिसिन जो हैं उनको अलाउ कर दिया गया, जो कि कैंसर की मेडिसिन थी, कि उनके ऊपर हम क्या करेंगे, बाहर से ही खरीदेंगे, इंडिया वाली यूज नहीं करेंगे। फिर हमने दूसरी बार बजट, जो इस बार का बजट आया 2024-25 का, जो कल परसों 23 जुलाई को आया था, उसमें हमने कह दिया 10 to 12% जो कस्टम ड्यूटी होती थी कैंसर मेडिसिन के ऊपर, वो हमने रिमूव कर दी, ठीक है। तो इससे क्या होगा, हम बाहर की दवाइयां लेना प्रेफर करेंगे, इंडियन मार्केट जो हो जाएगा वो ठप पड़ जाएगा। बात समझ में आ रही है? ये तो 4 बातें याद रखना, ठीक है। अगर मैं कॉन्स्टिट्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो याद रखना राइट टू हेल्थ, क्योंकि मुझे तो एग्जाम ही देना है अल्टीमेटली। राइट टू हेल्थ कौन से आर्टिकल में आता है? तो याद रखना आपके आर्टिकल 21 में, क्योंकि राइट टू लिव में आता है, जीने के अधिकार में आता है। ध्यान रखना, भारत का पहला स्टेट जिसने राइट टू हेल्थ बिल या एक्ट पास किया तो कौन सा है आपका? राजस्थान पहला स्टेट था जिसने राइट टू हेल्थ वाला बिल पास किया था, ठीक है। ये 2-4 बातें एटलीस्ट याद रखना। अगर वुमेन हेल्थ की बात करें तो भी 21, प्रेग्नेंट वुमेन की हेल्थ की बात करें तो आर्टिकल कौन सा हो जाएगा? 42, जो कि आपका किसका है? आपके डीपीएससी का पार्ट है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, जो कि हर स्टेट लगभग प्रोवाइड भी कराता है, ठीक है। ये 2-4 बातें याद रखना। उसके बाद चलते नेक्स्ट, पावर प्ले हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट मस्ट फैक्टर इन द एनवायरमेंटल कॉस्ट टू। देखो, अभी आपने देखा कि जब भी एनवायरमेंट में कुछ नुकसान होता है, कुछ गड़बड़ी होती है, तो कहीं ना कहीं हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट तो उसमें दिक्कत करते ही करते हैं। बस ये समझाने की कोशिश कर रहा है। मैं एक एग्जांपल आपको समझा देता हूं, आप समझ जाओगे क्या लिखा है इसमें। मैंने कहा कि एक नदी बह रही थी, ठीक है। इस नदी में पानी 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 भरा हुआ था, ठीक है। हालांकि आप लोगों की ड्रॉइंग अच्छी है तो आप इसमें पानी को इमेजिन कर लेना। अब मैंने कहा कि मैंने बना दिया डैम, अब ये पानी बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, इतना ऊपर डैम बन गया। जैसे मान लो मैंने एग्जांपल ले लिया टिहरी डैम, ठीक है। टिहरी डैम जो हमारे इंडिया का सबसे हाईएस्ट डैम है, जिसकी हाइट है 260.5 मीटर, हाईएस्ट डैम, ठीक है। जैसे ही इसके अंदर पानी भरा, अब देखो
आसपास के इलाके में यहां से फ्लड आने के चांस बढ़ेंगे, बिल्कुल बढ़ेंगे। अगर ये गलती से ये बांध टूटा तो पूरा का पूरा आगे का इलाका बह जाएगा, बिल्कुल सही बात है। इसीलिए 2015-16 में सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया था कि भाई इसका पानी कम कर दो। अगर पानी कम नहीं करोगे तो जिस दिन ये टूटा ना पूरी दिल्ली डूब जाएगी, क्योंकि ये उत्तराखंड के अंदर बना हुआ है और ये आपके भागीरथी रिवर के ऊपर बना हुआ है। अब जब ये भागीरथी रिवर में उत्तराखंड में बनाया और अगर गलती से टूटा, इतना पानी है इसमें कि पूरी दिल्ली समा जाएगी, तो इसको कम कर दिया गया। बात समझ में आ रही है? तो बस यही है कि जो डैम्स की वजह से जो हमारे यही तो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है ना, नदी बह रही थी, पानी को रोका, टरबाइन पे डाला, टरबाइन घूमा, बिजली बनी, हो गया हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। अच्छा, सबसे बड़ा मैक्सिमम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कौन सा हमारा, जो मैक्सिमम कैपेसिटी जिसकी है, तो याद रखना कोयना। कौन सा है? कोयना हाइड्रो पावर प्लांट, जो कि आपके कोयना रिवर के ऊपर बना हुआ है महाराष्ट्र में, जिसकी है 1924 मेगावाट। अभी हम एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं जिसका नाम है सियांग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। ये जो सियांग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, ये कौन सी रिवर पे बन रहा है, तो याद रखना सियांग रिवर पे ही बन रहा है, जो कि कहां पे है, अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, जिसके कैपेसिटी है 11,000 मेगावाट, 11,000 मेगावाट। अगर पूछे दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सा है मेगा पावर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, तो याद रखना आज के दिन कौन सा है, थ्री गोर्जेस डैम। ठीक है, कौन सा है, थ्री गोर्जेस डैम, जो कि कहां पे है, तो आपके चाइना में बना हुआ है। ठीक है, जिसकी कैपेसिटी है 22,500 मेगावाट। ठीक है, और 60,000 मेगावाट का चाइना अभी अपने यारलुंग जांगपो यानी कि आपकी ब्रह्मपुत्र रिवर पे बना रहा है। ठीक है, प्रोजेक्ट चल रहा है। तो ये दो चार बातें याद रखना। अब आ जाता हूं मैं न्यूज के ऊपर। मैं इसमें लिखा हुआ है कि जैसे कि मान लो तीस्ता हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के अंदर पानी की वजह से लैंडस्लाइडिंग हो गई, क्योंकि पीछे पानी भरा हुआ था, वहां के गिर गए होंगे, गिरने की वजह से दूसरी वजह से गांव के अंदर लोग मारे गए। जैसे कुछ दिन पहले हुआ था ग्लेशियर लेक एक्सपेंशन, आपने पढ़ा होगा लास्ट टाइम पर, लोनार्क ग्लेशियर आपके सिक्किम के अंदर लोनार्क लेक थी, वो क्या थी, ग्लेशियर जमा हुआ था, पानी जमा था, लोगों को पता ही नहीं था कि ऊपर लेक बनी हुई है, एकदम से आउटब्रस्ट हुआ, एनवायरमेंट में चेंज हुआ, क्लाइमेट चेंज हुआ, आउटब्रस्ट हुआ, पूरा का पूरा गांव फ्लड में बह गया। तो ये जितने भी कोस्ट जो हमारी एनवायरमेंट को पड़ रही है ना, उसमें कहीं ना कहीं आपके हाइड्रो पावर जो प्रोजेक्ट है वो भी हेल्प कर रहे हैं। बस वही इसमें एक्सप्लेन करने की बात कर रहा है। लेकिन हाँ, इसको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के बारे में पता होना चाहिए। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, भारत का सबसे बड़ा कौन सा है, तो याद रखना आपका कोयना हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, जो कि आपके महाराष्ट्र में कोयना रिवर पे है, जिसकी कैपेसिटी 1924। हालांकि मैक्सिमम कैपेसिटी आपकी टिहरी बांध की थी, टिहरी डैम की थी, लेकिन इसमें पानी ज्यादा था तो हमने पानी कम कर दिया। अब ये 1,000 मेगावाट के आसपास ही प्रोड्यूस कर पाता है। हमारा नया कौन सा बन रहा है, तो सियांग बन रहा है, सियांग रिवर पे अरुणाचल प्रदेश के अंदर, जिसका वहां के लोकल लोग अपोज कर रहे थे, तो कुछ दिन पहले न्यूज में भी था। ठीक है, और दुनिया का सबसे बड़ा पूछे तो थ्री गोर्जेस डैम है, जो कि कहां पे है, चाइना में, 22,500 मेगावाट के साथ। ठीक है, और अगर पूछे लॉन्गेस्ट डैम कौन सा इंडिया का, तो याद रखना आपका हीराकुंड डैम, जो कि महानदी के ऊपर उड़ीसा में बना हुआ है। सेकंड हाईएस्ट डैम कौन सा है, तो याद रखना भाखड़ा नांगल डैम, जो कि आपके सतलुज रिवर के ऊपर बना हुआ है। तो कुछ फैक्चुअल डाटा याद रखना, और कुछ इस न्यूज को एक बार आप पढ़ सकते हो, ज्यादा कुछ इसमें है नहीं। उसके बाद चलते नेक्स्ट। आई थिंक आज के लिए इतना ही था। आई होप कि आप लोगों को बातें समझ में आई होंगी। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम पर जब भी हम मिलेंगे, जब भी 2-4 दिन में, हम उसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, ओके, बाय बाय, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।